हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ हिंदी यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है विनोद कुमार बौरे और मैं आप सभी के समक्ष लेकर प्रस्तुत हूँ क्लाइमेटोलॉजी अर्थात जलवायु विज्ञान की एक और इंटरेक्टिव क्लास। और आज की इस क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में अर्थात ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में। तो चलिए हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं आपको एक ब्रीफ ओवरलाइन बता दूं, एक टाइमलाइन डिस्कस कर ले हम कि बेसिकली हम इस चैप्टर को किस तरीके से कवर करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, आज के इस वीडियो में जैसा कि आपने देखा हम ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी नेमिंग और इसका डिजास्टर मैनेजमेंट अर्थात इसका आपदा प्रबंधन, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो बेसिकली आप पाएंगे कि जो साइक्लोन अर्थात चक्रवात वाला हमारा सेक्शन है क्लाइमेटोलॉजी का, इसको हमने बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करके रखा हुआ है। पहला जो है वो ट्रॉपिकल, ये जो सेक्शन है ये ट्रॉपिकल है। इसके प्रीवियस वाला जो पार्ट है वो टेम्परेट अर्थात शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों वाला है, तथा इसके बाद वाला सेक्शन जो है वो साइक्लोन डिजास्टर मैनेजमेंट का होगा अर्थात साइक्लोन्स का आपदा प्रबंधन, या फिर मैं कहूं चक्रवातों का आपदा प्रबंधन के बारे में होगा। अब आज के इस वीडियो में हम किस तरीके से डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये जो चक्रवात हैं अर्थात उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, क्या कारण है कि कुछ स्थान विशेषों पर ही पाए जाते हैं। अगर मैं आपसे एक प्रश्न करूं कि क्या कारण है कि भारत के पूर्वी घाट में ही साइक्लोन की हिटिंग ज्यादा होती है, क्या कारण है कि पूर्वी घाट में ही सबसे ज्यादा साइक्लोन आते हैं जबकि पश्चिमी घाट में सेम टाइम पर कोई साइक्लोन नहीं आता। आप पाएंगे कि अगर यह प्रश्न और ज्यादा क्रूशियल हो तो इस प्रकार से आता है कि क्या कारण है कि केरला के जो तटीय क्षेत्र हैं या केरला का जो तटीय भाग है, यहां पर किसी भी प्रकार के साइक्लोनिक हिट नहीं होती, जबकि उसी के विपरीत जो मालाबार वाला पार्ट है या मैं कहूं कोरोमंडल वाला पार्ट है, एग्जैक्टली कोरोमंडल का जो क्षेत्र है, यहां पर अत्यधिक मात्रा में साइक्लोन हिटिंग देखने को मिलती है, या आंध्र प्रदेश या उड़ीसा वाले भाग में। और इसको और ज्यादा क्रूशियल करने के लिए डायमेंशन ये बन सकता है कि पश्चिमी घाट में यदि साइक्लोनिक हिट होती भी है तो वो फिर गुजरात में ही क्यों होती है, कभी किसी और क्षेत्र में क्यों नहीं। तो याद रखिए कि साइक्लोन की हिटिंग के बारे में या साइक्लोन के निर्माण के बारे में, इसके बारे में जानने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि साइक्लोन का निर्माण किस प्रकार से होता है, इसकी परिस्थितियां कौन सी हैं। जब आप निर्माण की परिस्थितियों को बेहतर तरीके से समझ लेंगे तो इसके पश्चात इसके एरियाज को याद करने की कभी आवश्यकता नहीं होगी। जैसा मैंने अभी आपको एक डायमेंशन बताया कि क्या कारण है पूर्वी घाट में ही सबसे ज्यादा साइक्लोन हिट करते हैं, पश्चिमी में नहीं। इसी प्रकार से क्या कारण है कि जो उत्तरी अमेरिका है इसके पूर्वी भाग में साइक्लोन ज्यादा है, पश्चिमी भाग में साइक्लोन कम है। इसी प्रकार से आप पाएंगे कि क्या कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में साइक्लोन की हिटिंग उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी दक्षिणी गोलार्ध में होती है। अब ये जो प्रश्न है, या फिर महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में कम क्यों होती है, पूर्वी भाग में ज्यादा क्यों होती है, ऑस्ट्रेलिया में पूर्व में ही क्यों आता है, जापान में जो है एक सीजन विशेष में ही क्यों आता है, ये जो प्रकार के प्रश्न होते हैं, याद रखिए आप अलग अलग इसे अगर याद करने का प्रयास करेंगे तो आप पाएंगे कि डेटा बहुत ज्यादा है, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, बट मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगर आप इसे कंसेप्चुअली समझ लेते हैं, अगर आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आपको एक भी डायमेंशन याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। स्टूडेंट जनरली याद करते हैं कि उत्तरी अमेरिका में इसे हरिकेन कहा जाता है, इसी प्रकार से जापान वाले और चाइना वाले भाग में इसे जो है टाइफून कहा जाता है, या इस प्रकार के अलग अलग नामों को रटने का प्रयास करते हैं। समझिए इस चीज को कि सिविल सेवा परीक्षा में कभी आपसे इतना सीधा प्रश्न नहीं आएगा कि हरिकेन किस क्षेत्र में उपस्थित होते हैं, आपसे इन डेप्थ एनालिसिस की एक्सपेक्टेशन होगी, जो कि हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि वास्तविकता में उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते क्या हैं। तो जैसा कि आप यहां इमेज में देख पाएंगे, याद रखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात कुछ और नहीं होता, एक ऐसा केंद्र होता है जिसमें आप पाएंगे अंदर की तरफ जो प्रेशर है ये लो होता है, यानी कि जो दाब है वो कम होता है, तथा जो हवाएं हैं वो इस प्रकार से केंद्र की ओर अर्थात सेंटर की ओर मूव कर रही होती हैं। इसे बेसिकली कहा जाता है चक्रवात, जैसा कि हमने टेम्परेट वाले यानी कि शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात के केस में देखा था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। याद रखिए अगर मैं आपसे कहूं कि शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात के केस में जैसा हमने डायग्राम बनाया था, जो वेक्टर डायग्राम प्ले करा था, उसी को अगर हम फिर से यहां बनाना चाहें तो याद रखिएगा कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केस में आप पाएंगे इसका एक सेंटर होगा, और इस सेंटर में अर्थात इस केंद्र में आप पाएंगे बीच में आपको जो
प्रेशर है ये लो देखने को मिलेगा। अब याद रखिए कि इसके सराउंडिंग में इस प्रकार से, और ये भी याद रखिएगा कि ये डायग्राम बनाना इसेंशियल होगा, अर्थात ये दाब रेखाएं, इन्हें क्या कहा जाता है? आई थिंक आप लोगों ने अगर प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो बेहतर तरीके से सभी को ध्यान होगा कि इन रेखाओं को कहा जाता है आइसोबार्स। अब ये आइसोबार क्या होती हैं? तो याद रखिए आइसोबार कुछ नहीं, बस वो रेखाएं होती हैं, या मैं कहूं आइसोबार्स होती हैं। और आइसोबार्स के लिए आपको एक इंफॉर्मेशन याद रखनी है, आइसोबार्स वो लाइंस होती हैं जो समान दाब वाले क्षेत्रों को आपस में कनेक्ट करती हैं। तो इसी प्रकार से सिंबॉलिकली आप यहां लिख देंगे, ये 10 बार को इंडिकेट कर रहा है, ये 20 बार को, ये 30 और ये 50 बार को। तो इस प्रकार से आप बताना चाह रहे हैं अपने एग्जामिनर को कि आपने जो है ये बढ़ते हुए क्रम में केंद्र से बाहर जाती हुई आइसोबार्स को प्लॉट करा है। अब याद रखिए जो हवाएं हैं वो हवाएं इस प्रकार से जो है वो केंद्र की ओर मूव करेंगी। अब याद रखिए इनकी दिशा जो है गोलार्ध के अकॉर्डिंगली चेंज होती है। कैसे चेंज होती है ये मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, तो मैं किसी एक डायरेक्शन को पिक करने वाला हूं। याद रखिए अगर मैं प्लॉट करूं तो ये कुछ इस प्रकार से जो है वो केंद्र की ओर आना प्रारंभ करती है। याद रखिए ये कुछ इस प्रकार से जो है वो केंद्र की ओर बढ़ना प्रारंभ करती हैं। आप पाएंगे इनकी दिशा उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध के केस में जो है वो चेंज होती है। और हमने ये भी देखा कि ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कब कब और किस किस परिस्थिति में होती है। तो याद रखिए इस प्रकार से जो है वो आप ये इंडिकेट करेंगे कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात का वेक्टर डायग्राम कैसा होता है। अब यहां याद रखने योग्य बात है कि प्रीवियस जो साइक्लोन हमने देखा था उस साइक्लोन में आपने पाया कि वाताग्रों का निर्माण हुआ था। यहां पर ऐसा कुछ नहीं होगा। याद रखें कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण के लिए जो मुख्य परिस्थितियां हैं अब हम इसके बारे में पहले देखेंगे, इसके पश्चात जो है हम आगे जाएंगे। तो एक जनरल इंफॉर्मेशन देखते हैं। याद रखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात, इस चक्रवात के लिए पहली और सबसे एसेंशियल इंफॉर्मेशन है, याद रखें इसका केंद्र जो है वो निम्न वायुदाब का होता है। केंद्र में जो वायुदाब है, वायु दाब आपको देखने को मिलेगा, याद रखें ये निम्न होता है। सेकेंड इंफॉर्मेशन याद रखिएगा कि जो पवनें हैं या हवाएं हैं ये केंद्र की ओर चलना प्रारंभ होंगी, प्रवाह होगा। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन याद रखिएगा कि इस प्रकार की कंडीशन में जब कभी डिक्लेयर करने की बात आएगी कि चक्रवात का निर्माण हो रहा है या नहीं, याद रखें कि बे ऑफ बंगाल अर्थात बंगाल की खाड़ी में जिस ऋतु में आपको साइक्लोन देखने को मिलते हैं, यहां प्रति माह लगभग 100 से अधिक लो प्रेशर सेंटर्स का निर्माण होता है, निम्न वायुदाब के केंद्रों का निर्माण होता है। तो क्या 100 साइक्लोन हिट करते हैं? तो याद रखिए 100 साइक्लोन कभी हिट नहीं करते। इसको समझिएगा कि लो प्रेशर सेंटर जो है वो सागरी क्षेत्रों में यथावत देखने को मिलते रहते हैं, क्लियर। लेकिन हर एक लो प्रेशर सेंटर साइक्लोन नहीं होता, यानी कि कोई डिसाइडिंग नीजर पॉइंट है जिसके बाद यह कंसीडर करा जाता है कि एक्स नाम का एक जो सेंटर है ये साइक्लोन बनेगा। और ये एक एसेंशियल इंफॉर्मेशन है, याद रखिए डिजास्टर मैनेजमेंट वाले पार्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, तब आप पाएंगे कि साइक्लोन के हिट करने की जो टेंडेंसी है ये डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पे, और जैसे ये फैक्टर्स को भांप लिया जाता है साइक्लोन का डिजास्टर मैनेजमेंट इजी हो जाता है। इमेजिन करें आप एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं और आपको पता चले कि एक साइक्लोन जो है वो फॉर्म होना स्टार्ट हुआ। अब यहां से जिस टाइम पे आपको ये पता चला कि साइक्लोन हिट करने वाला है से लेकर जब तक साइक्लोन ने हिट नहीं करा, इसका जो ड्यूरेशन है ना, इसे गोल्डन आवर्स बोलते हैं। अब इस टाइम पे अगर किसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने बेटर मैनेजमेंट करा तो जनधन की विशाल हानि को होने से रोका जा सकता है। तो इस समय ये जो गोल्डन टाइम है, यानी कि जो समय अंतराल है, ये मैक्सिमम कब होगा? ये मैक्सिमम तब होगा जब हम एक्यूरेटली बता पाएंगे कि एक्स नाम का एक सेंटर बना है और ये सेंटर अब हिट करने वाला है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जब कभी पवने जो है वो केंद्र की ओर प्रवाहित होने लगती हैं उसके तुरंत बाद नहीं कहा जाता कि साइक्लोन बन चुका है, जब तक कि पवनों की गति 68 किलोमीटर पर आवर ना हो जाए। यानी कि जिस समय पवनों की गति जो है 68 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा होगी उसके बाद हमेशा वार्निंग अलार्म सिस्टम ट्रिगर कर दिया जाता है, क्लियर है। तो चलिए इसके बाद याद रखिएगा थर्ड चीज, जो साइक्लोन होते हैं यानी कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, ये चक्रवात में पवनों का जो वेग है, पवनों का वेग, याद रखें
ये वेग सामान्यतः, जस्ट अ सेकेंड, ये वेग सामान्यतः 60 किलोमीटर पर आवर से 120 किलोमीटर पर आवर तक हो सकता है। अब यहां पर ध्यान देने योग्य बात है, वार्निंग कब इशू करी जाएगी बच्चों? वार्निंग तब इशू करी जाएगी जब पवनों का वेग 68 किलोमीटर से ऊपर हो जाए। लेकिन इसके बाद यदि वेग कम से ज्यादा की ओर बढ़ना चाहे तो सामान्यतः यह 60 किलोमीटर की गति से 120 किलोमीटर की गति तक हो सकता है। क्लियर है? अब यहां पर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जो चक्रवात है यानी कि साइक्लोन है, इसके अलग अलग एरिया में अलग अलग नेम है। क्लियर? अब याद रखें, जैसा आप पाएंगे जो उत्तरी अमेरिका है इसके क्षेत्र में आप पाएंगे साइक्लोन को कहा जाता है हरिकेन। जस्ट अ सेकेंड, इसे कहा जाता है हरिकेन। याद रखिएगा, इसी प्रकार से आप पाएंगे कि जो ऑस्ट्रेलिया वाला भाग है और जो दक्षिण चीन सागर वाला भाग है, याद रखिए ऑस्ट्रेलिया वाले भाग में, ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में इसे कहा जाता है विली विली, और जो दक्षिण चीन सागर वाला क्षेत्र है यहां पर इसे जो है वो टाइफून कहा जाता है। क्लियर है? तो अलग अलग क्षेत्र में इसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। और याद रखिए इंडिविजुअल जो साइक्लोन बनता है, इस साइक्लोन की भी नेमिंग की जाती है। जैसा अगर मैं कहूं, पाकिस्तान ने एक साइक्लोन का नाम रखा था जिसका नाम था गाजी, इसी प्रकार से भारत ने एक साइक्लोन का नाम रखा था जो ओमान में हिट करा था, उसका नाम रखा था थाने। सामान्यतः जो नाम है वो जेंडर न्यूट्रल रखे जाते हैं, परंतु यूएसए में एक ट्रेडिशन है कि वो लड़कियों के नाम पर जो है, फीमेल्स के नेमिंग पर जो है साइक्लोन की नेमिंग ज्यादा करते हैं। परंतु इन ऑल टोटल आप पाएंगे कि जेंडर न्यूट्रल नेम्स का यूज होता है। क्लियर है? तो चलिए इसके बाद ध्यान से देखिएगा, मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि साइक्लोन के अर्थात चक्रवात के निर्माण की कौन कौन सी एसेंशियल कंडीशंस हैं, और हम इसके बाद इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। तो सो दिस पार्ट इज सुपर इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से समझिएगा। याद रखें कि चक्रवात के निर्माण के लिए अब आपका कंसंट्रेशन फुल्ली इधर पे होना चाहिए। ध्यान से समझिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि इस प्रकार के चक्रवातों का निर्माण हमेशा सागरीय सतह पे देखने को मिलता है, यानी कि यह हमेशा जो है वो सागर के क्षेत्र में, सागरीय क्षेत्रों में इनका निर्माण देखने को मिलता है। अब क्यों मिलता है तो इस चीज को समझेंगे हम 2 मिनट बाद। पहले समझिए कि सागरीय क्षेत्रों में मिलता है जहां तापमान जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो। यहां मैं सागर के जल के तापमान की बात कर रहा हूं। कारण क्या है? तो याद रखिए, तापमान बढ़ने के साथ जो ताप और दाब का कनेक्शन है ये मैंने आपको पहले ही क्लियर करा था। याद रखिए, तापमान उच्च होगा तो दाब कैसा हो जाएगा? निम्न हो जाएगा। और याद रखिए, चक्रवात के निर्माण के लिए जो है वो दाब का कम होना इसेंशियल कंडीशन होती है। अब यहां समझिएगा कि सागरीय क्षेत्रों में ही क्या उच्च तापमान तथा निम्न दाब की कंडीशन है? तो नहीं। याद रखिएगा कि सागरीय क्षेत्रों में तापमान अधिक, दाब कम, यह कंडीशन है, पर यह एक मात्र कंडीशन नहीं है साइक्लोन के या चक्रवात के उस स्थान पर जन्म लेने की। इसका एक मुख्य कारण यह भी है, याद रखिएगा, जो सागरीय क्षेत्र है यहां एक इसेंशियल टर्म मैं अभी क्लिक करूंगा, ध्यान से देखिए, इसे कहा जाता है संघनन। याद रखें इस टर्म को, संघनन की जो गुप्त ऊष्मा होती है यानी कि लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, ये याद रखिएगा ये ड्राइविंग इंजन होती है किसी भी चक्रवात के जनन के लिए। यानी कि चक्रवात का जनन बेसिकली सागरीय क्षेत्रों में होता है, यह पढ़ा जाता है, लेकिन एग्जैक्टली क्यों होता है तो इसका मुख्य कारण होता है कि यहां पर संघनन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? उच्च होती है। तो याद रखिए कि संघनन की गुप्त ऊष्मा जिस स्थान पर अधिक होगी यानी कि लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, ये जहां उच्च होगी वहां पर चक्रवात का जनन देखने को मिलेगा। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए कि क्या होती है संघनन की गुप्त ऊष्मा? तो देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस के बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस की पानी में, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में चेंज करने के लिए जिस ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे जो है वो गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस ऊष्मा ने तापमान नहीं बढ़ाया, लेकिन
इसने क्या चेंज कर दिया? उसका स्टेट चेंज कर दिया, उसे ठोस से द्रव में परिवर्तित कर दिया। अब याद रखें, जहां संघनन की गुप्त ऊष्मा की डिमांड ज्यादा होगी, यानी कि संघनन की गुप्त ऊष्मा ज्यादा चाहिए होगी, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जहां पर जो वाटर वेपर है, यानी कि जो जल वाष्प है, उसको पानी में चेंज करने के लिए ज्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होगी, ज्यादा हीट की आवश्यकता होगी। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब हुआ कि वो स्थान जहां पर ज्यादा समय तक जो जलवाष्प है वो स्थिर रूप से बनी रहे, वो मेघ बनकर नीचे ना आ जाए, उस स्थान पर इस प्रकार के साइक्लोन का या इस प्रकार के चक्रवातों का निर्माण होता है। और अब ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस प्रकार के जो चक्रवात हैं, इनमें एक इसेंशियल कंडीशन ये होती है कि इस प्रकार के चक्रवात वहां बनेंगे जहां मेघ जल्दी नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि मेघ अगर बन जाएगा तो जो जलवाष्प की या जो मैं कहूं संघनन की गुप्त ऊष्मा है, ये कम हो जाएगी। अब अगर संघनन की गुप्त ऊष्मा कम है तो इसका मतलब है जलवाष्प निकली, मेघ बना, मेघ बनने के बाद वर्षा हो गई और मेघ शांत हो गया। परंतु जहां संघनन की गुप्त ऊष्मा ज्यादा होगी, वहां मेघों का निर्माण होने में देर लगेगी, यानी कि हवा के अंदर ज्यादा जलवाष्प ज्यादा समय तक रुकेगी। और याद रखिए, जब ज्यादा समय तक रुकेगी तो मेघ बड़ा होता जाएगा। जब मेघ बड़ा होता जाएगा तो फिर यहां पर आसपास जो है वो पवनें चलना स्टार्ट होगी। और याद रखिए कि इस प्रकार के क्षेत्र में जहां ये साइक्लोन बनता है, बड़े बड़े कपासीय वर्षा मेघों का, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और बेसिकली मैसिव साइज का क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड ही है जो वर्षा करा रहा है और पवनें उसके आसपास घूम रही हैं। तो याद रखिएगा कि सागरीय क्षेत्रों में जहां तापमान जो है 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, वहां इनका निर्माण होता है। और क्यों होता है? क्योंकि इन स्थानों पर संघनन की गुप्त ऊष्मा कैसी होती है? उच्च होती है। इसके अलावा जो सेकंड कंडीशन है, याद रखिए कि इस प्रकार के जो साइक्लोन है, इस प्रकार के जो चक्रवात हैं, ये उन स्थानों पर बनते हैं जहां पर कोरियोलिस बल ये जो है ये उच्च हो। अब कोरियोलिस बल क्या है? तो आई थिंक आप सभी ने अगर क्लाइमेटोलॉजी की पूरी सीरीज देख रखी है तो आप सभी को पता होगा कि कोरियोलिस बल क्या होता है। जिन्हें नहीं पता, सामान्य तौर पर समझ लें कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन लेने के कारण पवनें जो है वो अपने प्रवाह की दिशा के लेफ्ट हैंड साइड दक्षिणी गोलार्ध में और राइट हैंड साइड उत्तरी गोलार्ध में मुड़ जाती हैं। इसे जो है वो कोरियोलिस बल कहा जाता है। क्लियर है? अगर आप इसकी और डेफिनेशन देखना चाहते हैं तो आप प्रीवियस वीडियो में देखें, आपको बेहतर तरीके से मैंने समझाया है कि एग्जैक्टली कोरियोलिस बल क्या होता है। अगर एक सिंपल उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहूं तो अगर आप एक रेलगाड़ी में बैठे हुए हैं, आप पाएंगे कि गाड़ी के आगे की ओर जाने के कारण आपको पेड़ पीछे की ओर जाते हुए महसूस होते हैं। तो कुल मिला के कंडीशन वही है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम जाती है तो सीधी जाती हुई पवनें हमें कर्व के पाथ में जाती हुई दिखती हैं। इसे कहा जाता है कोरियोलिस बल। अब यहां पर याद रखिएगा कि इस प्रकार के चक्रवातों का निर्माण उन्हीं स्थानों पर होगा जहां कोरियोलिस बल का मान अधिक होगा। अब यहां रट लीजिए कि कोरियोलिस बल का मान उच्च होने के लिए आप पाएंगे कि हमें 0 डिग्री से 90 की तरफ मूव करना पड़ेगा। यानी कि जैसे जैसे आप शून्य जो अक्षांश है, जिसे हम विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या इक्वेटर बोलते हैं, इससे आप जैसे जैसे पोलार एरिया अर्थात ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होंगे या मूव करेंगे तो आप पाएंगे कोरियोलिस बल का मान जो है वो ज्यादा बढ़ता जाता है। और यही कारण है आप पाएंगे कि 0 डिग्री से 5 डिग्री इररिस्पेक्टिव कि वो नॉर्थ है या साउथ है, अक्षांशों पर आपको चक्रवात दिखाई नहीं देते। कारण क्या है? कारण यह है कि 0 से 5 डिग्री का जो अक्षांश है, या मैं इसे एक वर्ड और एक तरीके से और लिख सकते हैं, 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ तक आपको चक्रवात देखने को नहीं मिलेंगे। कारण क्या है? कारण यह है कि यहां कोरियोलिस बल का मान जो है वो कम होता है, इसी कारण आपको ये चक्रवात नहीं दिखते। अब इसका कारण क्या है? क्यों चक्रवातों के लिए कोरियोलिस बल का जो परिमाण है, जो मात्रा है या इफेक्ट है, ये हाई होना क्यों आवश्यक है? तो याद रखिए, कोरियोलिस बल के कारण ही पवनें जो है वो कर्व के फॉर्म में एक आर्क के शेप में मुड़ती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि पवनें घूमते हुए केंद्र की ओर आएं तो इसके लिए आवश्यक है कि कोरियोलिस बल का मान अधिक हो। क्लियर है? अब ध्यान से समझिए, एक कंडीशन हमने देखा सागरीय क्षेत्रों में तापमान उच्च होना,
दूसरा हमने देखा कोरियोलिस बल। अब तीसरा और लास्ट, याद रखिए कि उस स्थान पर ITCZ का मूवमेंट होना चाहिए। ITCZ का मूवमेंट होना चाहिए। अब यहां याद रखिए ITCZ क्या है, तो मैंने आपको प्रीवियसली इंडियन ज्योग्राफी वाले जहां पर मैंने मॉनसून समझाया है वहां मैंने एक्सप्लेन करा है। ITCZ कुछ और नहीं है बच्चों, अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। कुल मिला के वो क्षेत्र जहां पवनें जो है वो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर आ रही हैं, आने के बाद गर्म हो रही हैं, गर्म होने के बाद ऊपर उनका जो है प्रवाह होता है, मेघों का निर्माण होता है तथा वर्षा होती है। ITCZ जो है वो 21 जून को जो है वो कर्क रेखा पर, 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर, इसी प्रकार से 22 दिसंबर को मकर रेखा पर और पुनः 23 सितंबर को जो है वो विषुवत रेखा पर या मैं कहूं हमारे इक्वेटर पे आ जाता है। तो याद रखिए कि ITCZ एक बेल्ट है जो ऊपर से नीचे कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में मूव करती रहती है और कुल मिला के इस बेल्ट में सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं। अब ये लंबवत किरणें ऊपर और नीचे होती रहती हैं और इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष 3 डायमेंशनल मोशन में घूम रही है। तो जब आप पाएंगे कि सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी ऊपर है तो सूर्य की लंबवत किरणें जो है वो मकर रेखा पर पड़ती हैं। इसी प्रकार से जब पृथ्वी नीचे आएगी तो आप पाएंगे कि सूर्य की लंबवत किरणें जो है वो कर्क रेखा पर पड़ रही हैं। दो परिस्थितियां ऐसी होंगी जहां सूर्य तथा पृथ्वी एक ही स्थान पर होगी, जहां पर आप पाएंगे कि सूर्य की लंबवत किरणें जो है वो भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या मैं कहूं इक्वेटर पे पड़ती हैं। पॉइंट क्लियर हो चुका है? तो याद रखिए कि ITCZ का मूवमेंट जिस स्थान पर होगा वहां पर आपको यह चक्रवात देखने को मिलेंगे। तो ये हमने देखा कि 3 एसेंशियल कंडीशंस हैं, ये तीनों जहां फुलफिल हो जाएंगी वहां पर इस प्रकार के साइक्लोन का, इस प्रकार के चक्रवातों का निर्माण देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम चक्रवात बनाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि चक्रवात का जो हमने साइक्लोन अभी देखा, जो जहां निर्मित होता है, इसकी संरचना अर्थात, तो यहां ध्यान से समझिए कि चक्रवात की संरचना किस प्रकार की है और इसका प्रभाव कैसा है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप जान लें कि ये जो चक्रवात है इसका जो व्यास होता है, ये व्यास लगभग 30 किलोमीटर से आप पाएंगे 300 किलोमीटर तक हो सकता है। क्लियर? और जिनको ये लग रहा हो कि ये काफी ज्यादा बड़े हैं तो याद रखिए शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है वो पूरे के पूरे उपमहाद्वीप में एक बार में आता है, जिसे हम ठंडी या मैं कहूं शीत ऋतु कहते हैं। तो उसके कंपैरिजन में ये काफी छोटे होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, याद रखिए कि जो चक्रवात है इसका एक केंद्र होता है, चक्रवात का एक केंद्र होता है और याद रखिए ये जो केंद्र है यहां पर निम्न वायुदाब देखने को मिलता है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, याद रखिएगा कि इस प्रकार के चक्रवात के चारों ओर आपको चक्रवात की वॉल, अब यहां पर हिंदी टर्म नहीं है इसका कोई भी, आपको यही वर्ड यूज करना पड़ेगा, एनसीईआरटी में भी यही वर्ड यूज हुआ है, इसे कहा जाता है चक्रवात की। अब ये क्या है और कैसे निर्मित होता है इसके बारे में हम अभी देखने वाले हैं। अब ध्यान से समझिए, मैं स्पेस मैनेज करने के लिए डायग्राम जो है वो स्थान पर बना रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो है ये एक स्थलखंड वाला भाग है, याद रखिएगा जैसे ही साइक्लोन या मैं कहूं जैसे ही चक्रवात सागरीय क्षेत्रों से चलते हुए स्थलखंड की ओर आ जाएगा, याद रखिएगा चक्रवात जो है वो समाप्त हो जाएगा। चक्रवात का जो केंद्र है जिसे साइक्लोन की आई कहा जाता है, आंख कहा जाता है, यदि ये आई टच कर ले स्थल वाले भाग को तो याद रखिएगा कि साइक्लोन समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि कहा जाता है कि साइक्लोन के आने पे, चक्रवात के आने पे उसे तटीय क्षेत्रों की ओर आने दिया जाए और तटीय क्षेत्रों को खाली करा लिया जाए। अगर कोई साइक्लोन तटीय क्षेत्रों को हिट कर जाएगा, जैसे ही तट के पास आएगा, जैसे ही उसकी आई या उसका सेंटर स्थल खंड को टच करेगा, याद रखिए संघनन की गुप्त ऊष्मा जो है वो समाप्त हो जाएगी, कम हो जाएगी और साइक्लोन खत्म हो जाएगा। आपने सुना होगा मूवीज में ऐसा दिखाया जाता है कि एक हीरो होता है जो एक प्लेन में उड़ते हुए आएगा और सारा जो साइक्लोन है उसे एक बार में समाप्त कर देगा जब वो साइक्लोन की आई के ऊपर
कुछ ऐसा केमिकल डाल दे जिससे वहां पर कृत्रिम वर्षा हो जाए, और जैसे ही साइक्लोन के केंद्र पर कृत्रिम वर्षा हो जाती है, याद रखिए साइक्लोन समाप्त हो जाता है। तो साइक्लोन का जो केंद्र होता है ये वो मेन फैक्टर होता है जो सारा डिजास्टर कराता है। अगर किसी कारण से इस केंद्र में वर्षा हो जाए, याद रखिए जब साइक्लोन जो है वो सागरीय क्षेत्रों में होता है, तो संघनन की गुप्त ऊष्मा उच्च होने के कारण इसके केंद्र में मेघों का निर्माण नहीं हो पाता, और मेघों का निर्माण नहीं होने से वहां लगातार तापमान बढ़ता रहता है। अब अगर मेघ का निर्माण हो जाएगा तो याद रखिए कुछ ही टाइम बाद वर्षा हो जाएगी, और वर्षा हो जाने से तापमान कम हो जाएगा, लो प्रेशर खत्म हो जाएगा और साइक्लोन खत्म हो जाएगा। और एग्जैक्टली यही होता है जब साइक्लोन चलते हुए स्थलखंड की ओर आ जाता है। मेरा पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों? चलिए ध्यान से देखें, याद रखिए कि इस प्रकार से अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये जो है ये सागरीय तल हो जाएगा। याद रखिए ये जो सागरीय क्षेत्र होगा, यहां पर यदि गर्मी के समय तापमान उच्च हो जाए, तो अब ध्यान से समझिए, अगर मैं आपसे कहूं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो लेट मी ड्रॉ फर्स्ट द स्ट्रक्चर। यहां ध्यान से देखें, ये इस प्रकार से जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये साइक्लोन की जो है वो दीवारें हैं, या मैं कहूं साइक्लोन की वॉल है। और ये जो दीवार है ये किस प्रकार से निर्मित होती है, तो इसके बारे में हम अभी देखेंगे। इस प्रकार के जो है साइक्लोन की वॉल्स का निर्माण होता है। ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार से जो है चक्रवात की दीवारों का निर्माण होता है। ये इस प्रकार से दिखता है। आप पाएंगे कि यहां पर इस तरीके से जो है वो संघनन के कारण, जस्ट अ सेकेंड, याद रखिए इस प्रकार से संघनन के कारण जो है वो एक दीवार जैसी संरचना विकसित होती है। अब ये दीवार जैसी संरचना क्यों विकसित होती है, इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है, अभी हम इसमें देखने वाले हैं। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसे ड्रॉ कर लूं। ये जो है वो इस प्रकार से निर्मित होता है। क्लियर? ये आपको इस तरीके से चक्रवात की दीवार देखने को मिलती है। अब याद रखें यहां जो मैं शेडिंग कर रहा हूं, ये शेडिंग बेसिकली बताता है कि आप जिस डायग्राम को प्लॉट कर रहे हैं ये बेसिकली क्रॉस सेक्शनल व्यू है, यानी कि आप इसे साइड से देख रहे हैं, ना कि इसे ऊपर से। ऊपर से किस प्रकार का दिखता है इसके बारे में हमने अपने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको एक्सप्लेन कर दिया था। और अगर आप इसे अपने एग्जाम में प्लॉट करने वाले हैं तो इसी प्रकार से आप इनिशियल स्टेजेस में ही अपने आंसर में ये एक्सप्लेन कर देंगे कि ये जो है ये किस प्रकार से ऊपर से, यानी कि जब आप इसे सैटेलाइट वर्जन में देखेंगे तो ये किस प्रकार का दिखाई देगा, ये आप जो है अपने आंसर की स्टार्टिंग में ही एग्जामिनर को बता देंगे। क्लियर है? तो ये इस प्रकार का कुछ दिखाई देता है। अब इसमें होता क्या है तो बहुत ध्यान से समझिएगा। याद रखें जैसे ही सागरीय क्षेत्रों में तापमान बढ़ना स्टार्ट होता है तब की कंडीशन में यहां से जलवाष्प का उत्सर्जन होना स्टार्ट होगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां से जो है जलवाष्प उठना स्टार्ट होगी। अब याद रखिए कि मान लीजिए इस स्थान से जलवाष्प उठ रही है, तो जनरल एल्गोरिथम क्या है, सामान्य परिस्थितियां क्या है कि जैसे ही जलवाष्प ऊपर जाएगी, याद रखिए ये जलवाष्प के ऊपर जाने पर तापमान कम होगा। तापमान कम होने पर बच्चों इस स्थान पर जो है वो मेघों का निर्माण हो जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, हम इसे जो है थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। याद रखिए कि जैसे ही जलवाष्प जो है वो ऊपर जाएगी, इस स्थान पर जो है वो मेघों का निर्माण हो जाएगा। और याद रखिए जैसे ही मेघों का निर्माण होगा उस स्थान पर जो है वो वर्षा हो जाएगी। अब याद रखिए कि जैसे ही वर्षा होगी आप पाएंगे कि वर्षा के होने पर हमेशा याद रखिएगा कि उस स्थान पर जो है, जस्ट अ सेकेंड, उस स्थान पर जो है वो तापमान क्या हो जाएगा, तापमान कम हो जाएगा। अब यह सामान्य कंडीशन होगी तो साइक्लोन नहीं बनेगा। परंतु जब सागरीय क्षेत्रों में तापमान बढ़ता है तथा संघनन की गुप्त ऊष्मा उच्च हो जाती है, यानी कि यहां से जब जलवाष्प ऊपर उठे, अब यहां ध्यान से समझिएगा, इस प्रकार से जब जलवाष्प ऊपर की ओर जाएं, याद रखिए कि संघनन की गुप्त ऊष्मा उच्च होने से यहां मेघों का निर्माण नहीं होगा। जब मेघों का निर्माण नहीं होगा तो किसी भी प्रकार की वर्षा नहीं होगी। जब वर्षा नहीं होगी तो और ज्यादा जलवाष्प जो है वो ऊपर उठती जाएगी। अब याद रखें तापमान बढ़ रहा है लगातार,
हवाएं जो है ऊपर की ओर जा रही हैं, परंतु मेघों का निर्माण नहीं हो रहा। अगर मेघों का निर्माण हो जाता, वर्षा हो जाती, तापमान कम हो जाता, परंतु ऐसा नहीं हो रहा। अब नहीं होने पर याद रखिए, मैं वापस से इसे जो है वो जूम इन कर लेता हूं, जस्ट अ सेकेंड। याद रखें, अब ये कंडीशन आएगी जहां आप पाएंगे कि जो हवाएं हैं, याद रखिएगा, अब ये हवाएं जो है वो, मान लीजिए इस स्थान तक तापमान जो है वो उच्च है, पवनें लगातार जो है ऊपर की ओर जा रही हैं। अब तेजी से पवनें जो है इस प्रकार से चल के ऊपर की ओर जाएंगी, और ये ऊपर की ओर जाने पर इस प्रकार से डिस्पर्स क्यों हो रही हैं? इसका कारण है कि ऊपर जाने पर पवनें ठंडी हो जा रही हैं। अब याद रखिए, जैसे जैसे पवनें ऊपर जाएंगी, तापमान कम होगा, संघनन होगा, जो संघनन के कारण बनने वाली क्लाउड्स की ड्रॉपलेट्स हैं, यानी कि मेघों की छोटी छोटी बूंदें हैं, वो इस प्रकार से आसपास जम जाएंगी, परंतु यहां वर्षा नहीं होगी। और वर्षा क्यों नहीं होगी? क्योंकि संघनन की गुप्त ऊष्मा उच्च है। अब लगातार जो है वो पवनें ऊपर जा रही हैं, पवनें ठंडी हो रही हैं, ड्रॉपलेट्स बन रहे हैं, बूंदें बन रही हैं, पर वर्षा नहीं हो रही है। अब ये ऊपर जाती जाएगी। अब यहां पर जानने योग्य बात है, याद रखिए कि ऊपर से जो सूर्य की किरणें आ रही हैं, जो तापमान बढ़ाएंगी, ये सूर्य से आने वाली किरणें सागरीय जल का तापमान बढ़ाती हैं। अब सागर जब अपनी ऊष्मा को उत्सर्जित करने का प्रयास करता है, निकालने का प्रयास करता है, तो ये जो वॉल जैसी संरचना यहां विकसित हुई है, ये इस जो जलवाष्प से निकलने वाली ऊष्मा है, जो मुक्त हो सकती थी, उसे वापस जो है सागरीय तल पे छोड़ देती है, जिससे लगातार अब एक साइक्लिक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। इस प्रोसेस में क्या होगा? इस प्रोसेस में यह होगा कि सूर्य से जो सनलाइट आई, जो सूर्य का प्रकाश आया, वो पेनिट्रेट करके, या मैं कहूं सागरीय तल पर पहुंचेगा, और सागरीय तल पर पहुंचने पर तापमान बढ़ेगा, जलवाष्प निकलेगी और ऊर्जा मुक्त होने का प्रयास करेगी, लेकिन ऊर्जा वापस से सागरीय सतह पर आ जाएगी, लेकिन जलवाष्प जो है वो उसी स्थान पर बनी रहेगी। अब आप इसी प्रकार से इसे समझें कि आपने किसी खौलते हुए द्रव्य के ऊपर एक ऐसी प्लेट ढाक दी है जिसकी चालकता कम है, यानी कि आपने कुल मिला के कुशनिंग कर दी, जिससे ऊष्मा उसी स्थान पर बनी रहे, हीट उसी प्लेस पे कंटिन्यू बनी रहे। अब आप पाएंगे कि जैसे जैसे ये क्षेत्र में तापमान बढ़ेगा, ये पवनें और ऊपर की तरफ जाएंगी, और ऊपर की तरफ जाएंगी, एक मोटी क्लाउड की, या मैं कहूं मेघ की दीवार के जैसे संरचना का निर्माण होगा। और अब आप पाएंगे कि नीचे यहां पर, जिसे हम कहते हैं क्या, साइक्लोन की आई, याद रखें इसके लिए यही वर्ड यूज होता है, या सामान्यतः इसे जो है वो केंद्र भी कहा जाता है। क्लियर? तो यहां पर साइक्लोन के, या मैं कहूं चक्रवात के केंद्र का निर्माण होगा। और याद रखिए, ये जो केंद्र है, यहां पर हवाएं जो है वो तेजी से ऊपर की ओर जाएंगी, और आसपास से भी जो पवनें हैं ये ऊपर की ओर ही जा रही हैं। आप पाएंगे कि ये पवनें जैसे जैसे ऊपर की दिशा में जाएंगी, ये इस प्रकार से डिस्पर्स होना स्टार्ट हो जाएंगी, फैलना स्टार्ट हो जाएंगी। और याद रखिए कि ये पवनें जैसे जैसे ऊपर जाएंगी, एक वॉल की संरचना का निर्माण होगा, यहां पर लो प्रेशर बनेगा, और अब हवाएं जो है वो घूमते हुए, याद रखिएगा, अंदर की तरफ आना प्रारंभ करेंगी। और जब ये अंदर की तरफ आएंगी तो ये एक कर्व पाथ को फॉलो करेंगी, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगी फिर से डिस्पर्स होंगी। अब यहां पर धीरे धीरे करके एक कर्व के फॉर्म में जब पवनें अंदर आएंगी, तो एक विशालकाय इस पूरी संरचना का डेवलपमेंट हो जाएगा, और एक विशालकाय वायुवीय राशि का निर्माण होगा, जिसे कहा जाता है साइक्लोन। और इस साइक्लोन में आप पाएंगे ऊपर की दिशा में, यहां पर याद रखिएगा, इस प्रकार से यहां पर एक क्षेत्र दिखेगा, और इसी प्रकार से आपको यहां एक क्षेत्र देखने को मिलेगा। याद रखिए, ये जो दो क्षेत्र आपको देखने को मिल रहे हैं, ये जो भाग है इसे कहा जाता है साइक्लोन, या मैं कहूं चक्रवात की आई का भाग, यानी कि केंद्र वाला भाग। और यहां पर जो सागर का जल है, ये साइक्लोन इतना अधिक, ये चक्रवात इतना अधिक लो प्रेशर क्रिएट करता है कि ये लिफ्ट होकर ऊपर आने लगता है। और इसीलिए कहा जाता है कि जब किसी स्थान पर चक्रवात आने वाला हो, उस स्थान पर आप पाएंगे कि पहले सागर का स्तर जो है वो तेजी से कम होता है, और जब तेजी से कम होता है तो ये दिखाता है कि कहीं से सागर का जल जो है ऊपर की ओर लिफ्ट हो रहा है। और ये लिफ्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पर एक चक्रवात बन चुका है, और ये बना हुआ चक्रवात अपने केंद्र से हवा को, जो जल है, उसे ऊपर की ओर लिफ्ट कर रहा है। अब जब ये लिफ्ट करेगा
तो यहां आसपास तटीय क्षेत्रों में जो है वो जल का स्तर कम हो जाएगा और यहां से उठ जाएगा, और उठने के पश्चात जो है पवनें ऊपर जा रही हैं। जैसे ये बन जाएगा बच्चों, आपको आसपास के स्थानों पर, यानी कि जहां जहां ये दिख रहा है, यहां पर तेज वर्षा होती हुई दिखेगी। लेकिन यहां याद रखिएगा, इसेंशियल कंडीशन है कि चक्रवात का केंद्र आप पाएंगे कि ये क्लीन वेदर कंडीशन अर्थात साफ मौसमी परिस्थितियों के साथ उपस्थित होगा। यानी कि आप पाएंगे कि इसके केंद्र के आसपास तेजी से हवाएं चल रही होंगी, तेजी से केंद्र की ओर जा रही होंगी। यहां पर भी आसपास वाले क्षेत्र में बहुत ज्यादा वर्षा हो रही होगी, लेकिन केंद्र में जैसे ही आप आएंगे तो कोई वर्षा नहीं होगी। अगर यहां वर्षा हो जाए, तापमान कम हो जाएगा, हवाएं जो है अंदर की ओर नहीं आएंगी और साइक्लोन एंड। परंतु यहां ऐसा नहीं है। यहां पर हो यह रहा है कि पवनें जब ऊपर जा रही हैं, गुप्त ऊष्मा अधिक है, इसलिए ये ऊपर की ओर जाने पर संघनित होकर मेघों का निर्माण करके वर्षा नहीं करा रही हैं। अब ये पवनें ऊपर जाएंगी, आसपास तेज हवाएं चलेंगी, बहुत ज्यादा जो है वो बारिश होगी। साथ में ये जो भाग है, अब यहां इसे एसेंशियली ध्यान से देखें। याद रखिए, इस भाग को कहा जाता है सर्ज, और इसको एज इट इज आपको याद करना है। क्लियर? या मैं कहूं इसे हिंदी में इस प्रकार से लिखा जाता है, याद रखें, मैं यहां लिख देता हूं इसे, ये सर्ज है। अब ये सर्ज का मतलब क्या है? सर्ज का मतलब है इस स्थान पर जो पानी है वो ऊपर की तरफ बढ़ चुका है। क्लियर? इस उठे हुए भाग को सर्ज स्ट्रोम का एरिया कहते हैं या सर्ज का स्थान कहते हैं। अब याद रखें, ये उठा हुआ भाग है, पवनें लगातार ऊपर जा रही हैं, कभी कभार ये अचानक से ऐसे नीचे आ जाएगा, और जैसे ही बच्चों ये नीचे आएगा, जो तटीय क्षेत्र है यहां बड़ी बड़ी लहरें बनकर हिट करेंगी। अब याद रखें कि जब कभी किसी स्थान पर चक्रवात आता है, वहां कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, वहां पर तेज हवाएं चलना प्रारंभ करेंगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, उस स्थान पर तेजी से वर्षा होगी। और तीसरा स्थान, याद रखिए, कुछ ही समय बाद जो है वो विनाशकारी सागरीय लहरों का आगमन होगा, और ये तेजी से तटीय क्षेत्र को हिट करेंगी। अब याद रखिएगा कि ये जो चक्रवात है, ये एक दिशा में घूमते हुए आगे बढ़ेगा। और याद रखिए कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात हमेशा अपनी प्रवाह की दिशा में चलने पर उत्तर की ओर थोड़ा टिल्ट हो जाते हैं उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में हल्का सा जो है वो सीधा जाते हुए दिखते हैं। परंतु याद रखने योग्य बात है कि अपने उज्जनन के पश्चात हमेशा पूर्व से पश्चिम की दिशा में चलते हैं। तो यही कारण है आप पाएंगे कि पूर्वी घाट में ज्यादा चक्रवात देखने को मिलेंगे। परंतु अभी यहां पर देखें, याद रखिए कि चक्रवात के बनने के पश्चात आपको क्या क्या देखने को मिला। सबसे पहले आपको जो है तेजी से हवाएं देखने को मिली, दूसरी चीज आपको बहुत ज्यादा वर्षा देखने को मिली, और तीसरी चीज कि जैसे ही वर्षा हुई कुछ ही समय बाद जो है विनाशकारी लहरें जो है वो तटीय क्षेत्रों में आकर हिट करने लगी। अब याद रखिए, चक्रवात जो है पूर्व से पश्चिम की दिशा में ट्रैवल करता रहेगा, और जैसे जैसे तटीय क्षेत्र के पास आएगा, अब ध्यान से समझिएगा कि जैसे ही ये तटीय क्षेत्र के पास आएगा, इसका जो केंद्र है ये टकराएगा जब इस स्थलीय भाग से। याद रखिएगा, स्थलीय भाग से टकराने पर संघनन की गुप्त ऊष्मा कम हो जाएगी, और सामान्य लहजे में कहूं तो इसके केंद्र के पास यहां पर मेघ का निर्माण हो जाएगा। और जैसे ही इस स्थान पर मेघ का निर्माण हुआ, याद रखिए कि वर्षा हो जाएगी, और इसके केंद्र पर वर्षा हुई यानी कि तापमान कम हो जाएगा। तापमान कम हो जाएगा यानी कि प्रेशर जो है वो थोड़ा ज्यादा कम से मॉडरेट हो जाएगा, और जैसे ही ये औसत हो जाएगा, पवनें से केंद्र की ओर चलना बंद कर देंगी और साइक्लोन खत्म हो जाएगा। इसीलिए आपको जो है वेस्टर्न मूवीज में कई बार दिखाया जाता है कि हीरो जो है वो प्लेन में बैठकर जाता है, साइक्लोन के केंद्र पर कोई केमिकल डालता है, उसकी आई में जो कोई केमिकल डालता है, वहां कृत्रिम मेघों का निर्माण कराता है, वर्षा कराता है और सभी को बचा लेता है। ऐसा हो कभी नहीं सकता, परंतु हाइपोथेटिकली देखें तो ऐसा मूवीज में करना पॉसिबल होता है, पर साइंटिफिकली देखें तो यह है बिल्कुल राइट। याद रखें, अगर केंद्र जो है वो सागर से स्थल खंड को टच कर ले तो इसके केंद्र में वर्षा हो जाएगी। वर्षा होने पर तापमान सामान्य हो जाएगा, और सामान्य होने पर जो है पवनें इसकी ओर चलना बंद कर देंगी। पॉइंट क्लियर हुआ? अब याद रखें कि ये साइक्लोन, ये चक्रवात मल्टीपल दीवारें बना लेता है, और इसका कारण क्या है? जितना ज्यादा ये स्ट्रांग होगा उतनी ज्यादा पवन इसकी ओर आएगी, और जितनी ज्यादा पवन आएगी उतनी ज्यादा इसकी दीवारें निर्मित होंगी।
यहां पर जो निर्मित होने वाले मेघ हैं, याद रखिएगा, इन मेघों को कहा जाता है कपासीय, जस्ट अ सेकेंड, इसे कहा जाता है कपासीय वर्षा मेघ, या मैं कहूं बच्चों क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। क्लियर है? तो ये हुआ साइक्लोन के बारे में। अब हम इसके सेकंड पार्ट में चलते हैं। क्या कारण है कि हमारे पूर्वी घाट में ही इस प्रकार के चक्रवात देखने को मिलते हैं पश्चिमी घाटों की अपेक्षा? तो चलिए हम आते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि ये है हमारा ग्रेट इंडिया, हमारा प्रायद्वीपीय भारत, और आप पाएंगे कि प्रायद्वीपीय भारत में इस प्रकार से देखने पर यह है, आप पाएंगे कि प्रायद्वीपीय भारत का जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट है, यहां पर ज्यादा चक्रवात आते हैं एज कंपेयर टू हमारे पश्चिमी घाट के। तो याद रखिए, अब मैं आपसे क्या कहने वाला हूं, ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि भारत के परिप्रेक्ष्य में ये जो भाग आपको देखने को मिलता है, इस भाग को बच्चों कहा जाता है बंगाल की खाड़ी वाला भाग। अब याद रखिए कि बंगाल की खाड़ी वाले भाग में जो चक्रवात निर्मित होते हैं, ये चक्रवात ज्यादा होते हैं। मतलब सिर्फ एक कारण ये नहीं है कि चक्रवातों का जो प्रवाह है ये पूर्व से पश्चिम की ओर होता है, तो जो चक्रवात अरब सागर में बनेंगे, ध्यान समझिएगा, अगर मैं आपसे कहूं जो चक्रवात अरब सागर में निर्मित होंगे, ये चक्रवात निर्मित होने के पश्चात अपने प्रवाह की दिशा में इस प्रकार से, यदि यहां कोई, अगर मैं आपसे कहूं कि अरब सागर में कोई चक्रवात इस स्थान पर निर्मित हुआ है, तो याद रखिए कि यह निर्मित होने के बाद अपने प्रवाह की दिशा के अनुसार जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर मूव कर जाएगा। अब आप ध्यान से समझिए, अगर ये पूर्व से पश्चिम की ओर गया तो सामान्य तौर पर आप अंदाज लगा पाएंगे कि ये चक्रवात जो है ये भारत से क्या होगा, भारत के पश्चिमी घाट से दूर स्थानांतरित हो रहा है। तो इस प्रकार से ये जो चक्रवात होते हैं, याद रखिएगा कि अरब सागर में निर्मित चक्रवात जो है वो सामान्य तौर पर भारत के पश्चिमी घाट से दूर ही जाएंगे। क्लियर? परंतु अब दूसरी कंडीशन है, याद रखिए कि इसी प्रकार से जब आप पाएंगे कि बंगाल की खाड़ी में यदि किसी चक्रवात का निर्माण हुआ, तो आप अंदाज लगा पा रहे होंगे कि यह हमारे पूर्वी घाट को टच करने वाले हैं। परंतु क्या एकमात्र कारण यही है कि बंगाल की खाड़ी में निर्मित चक्रवात जो है वो भारत की तरफ सिर्फ दिशा के प्रवाह के कारण आते हैं? तो याद रखिएगा, ये एकमात्र कारण नहीं है। कुछ और भी फैक्टर्स हैं, कुछ और भी कारक हैं जो इसे इस प्रकार से प्रभावित करते हैं। क्लियर? ध्यान से देखिएगा, मैं जस्ट अ सेकेंड डायग्राम प्लॉट कर लूं, याद रखें। अब यहां जानने योग्य बात है, याद रखिए कि जो साइक्लोन या जो चक्रवात बंगाल की खाड़ी में निर्मित होते हैं, पहली चीज तो ये जान लें कि बंगाल की खाड़ी का जो तापमान है ये औसत तापमान भी ज्यादा है, यानी कि बे ऑफ बंगाल। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप नोट डाउन करेंगे जो आपके आंसर राइटिंग में सुपर काम आएंगी। इसमें सबसे पहली इंफॉर्मेशन याद रखिएगा कि बंगाल की खाड़ी का औसत तापमान यानी कि एवरेज तापमान ये उच्च होता है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ सकता है कि ये उच्च क्यों होता है? तो बच्चों याद रखिएगा कि कोई भी लोकल सी, या मैं कहूं कोई भी खाड़ी या कोई भी समुद्र ज्यादा तापमान रखता है, इसका कारण होता है कि वो जो है वो ज्यादा स्थल भागों से घिरा हो। तो आप पाएंगे कि बंगाल की खाड़ी जो है अरब सागर की अपेक्षा ज्यादा पैक है, ज्यादा जो है वो घिरी हुई है, इसलिए आपको देखने को मिलेगा कि इसका औसत तापमान उच्च है। ओके नाउ, अब दूसरी चीज याद रखिएगा, उच्च तापमान के कारण यहां पर आसानी से प्रेशर लो हो जाएगा और साइक्लोन की आई का निर्माण हो जाएगा, या मैं कहूं केंद्र का निर्माण हो जाएगा। एक डायमेंशन। दूसरा डायमेंशन याद रखिएगा कि जो पूर्वी घाट का क्षेत्र है इसके सापेक्ष बंगाल की खाड़ी, जब आप देखेंगे इसे, जस्ट अ सेकेंड, जो बंगाल की
खाड़ी है, याद रखिएगा कि इस बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सेंटर जो प्रशांत महासागर में बनते हैं, प्रशांत महासागर में बनते हैं, याद रखिए प्रशांत महासागर में बनने वाले लो प्रेशर सेंटर या मैं कहूं निम्न वायुदाब के केंद्र कभी कभार भूले भटके बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाते हैं। यानी कि वो चक्रवात जो बनने थे प्रशांत महासागर में, वो निम्न वायुदाब के केंद्र चलते हुए बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाते हैं। तो देखिए, एक तो पहली चीज ये है कि औसत तापमान ही बंगाल की खाड़ी का ज्यादा है तो प्रेशर लो जल्दी बन जाता है, ज्यादा औसत साइक्लोन ही बनते हैं। दूसरी चीज, अरब सागर में जो बनते हैं वो दूर चले जाते हैं। तीसरी चीज कि प्रशांत महासागर में निर्मित निम्न वायुदाब के केंद्र भी कई बार ट्रैवल करते हुए पूर्व से पश्चिम की दिशा में आते हुए बंगाल की खाड़ी की तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो ज्यादा साइक्लोन यानी कि ज्यादा चक्रवात ही बनते हैं बंगाल की खाड़ी में। पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहां पर याद रखिए, इसके अलावा यह भी एक कारक है कि हमारा जो पश्चिमी घाट है आपको देखने को मिलेगा, अब मैं इसे जो है वापस जूम इन करता हूं, आपको देखने को मिलेगा भारत के पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में जो हवाएं हैं ये इस प्रकार से साल में 5 महीने चल रही होती हैं। यानी कि ये जो हवाएं हैं जो इस प्रकार से आ रही हैं, ये आती हुई हवाएं लो प्रेशर के या निम्न वायुदाब के जो केंद्र होते हैं उन्हें जो है वो समाप्त कर देती है। यानी कि जो व्यापारिक पवनें भारत की ओर आ रही होती हैं, ये व्यापारिक पवनें जो निम्न वायुदाब के केंद्र विकसित होकर पश्चिमी घाट में हिट कर सकते हैं, उन्हें ये डिस्ट्रॉय कर देती है, उन्हें ये समाप्त कर देती है। कारण क्या है? कारण है ये है भारत का मानसूनी सिस्टम। अब याद रखें कि ये जो चलती हुई हवाएं हैं, ये जो उथल पुथल है, ये साइक्लोन की आई भी समाप्त कर देती है। तो हमने 4 फैक्टर देखे बच्चों। पहला है क्यों पूर्वी घाट में, तो पहला डायमेंशन है कि साइक्लोन या चक्रवात का प्रवाह ही पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। दूसरा कारण हमने देखा औसत तापमान। तीसरा हमने देखा प्रशांत महासागर से निम्न वायुदाब के केंद्रों का बंगाल की खाड़ी में प्रवेश। और चौथा हमने देखा कि पश्चिमी घाट में जो विकसित होने वाला साइक्लोन है या चक्रवात है, ये जल्दी ही समाप्त हो जाते हैं। इसका कारण है यहां चलने वाली तीव्र गति की पवनें। क्लियर हो चुका है। यही कारण आपको देखने को मिलेगा कि हमारा ये जो भाग है, हमारा ये जो क्षेत्र है पूर्वी घाट वाला, ये ज्यादा जो है वो प्रभावित हो जाता है चक्रवातों से। अब आपसे एक प्रश्न है कि क्या कारण है कि फिर गुजरात वाले क्षेत्र में आपको साइक्लोन देखने को मिल जाते हैं? कभी कभार गुजरात क्यों हिट कर जाते हैं? तो याद रखिएगा बच्चों, अब दूसरी इंफॉर्मेशन, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसे जो है वो जूम आउट कर देता हूं। याद रखें कि अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, जो डायग्राम मैंने प्लॉट करा है, आप अगर इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, यहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अपनी इस लेक्चर की और सारे लेक्चर्स की पीडीएफ इसमें अपलोड कर दूंगा। अब याद रखिए कि भारत में कहां पर आपको चक्रवात देखने को मिल रहे हैं, तो मैं अब एक फाइनल डायग्राम प्लॉट करने वाला हूं। याद रखें कि इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। एक ये भाग है जहां आपको साइक्लोन देखने को मिलेंगे और एक आपको ये भाग देखने को मिलेगा जहां आपको साइक्लोन या चक्रवात आते हुए दिखेंगे। अब यहां आने का कारण क्या है, गुजरात आने का कारण क्या है, तो ध्यान से समझिए। याद रखिएगा कि इस क्षेत्र में जो साइक्लोन आपको दिख रहे हैं, जो चक्रवात आपको दिख रहे हैं गुजरात वाले भाग में, याद रखिएगा वो गुजरात वाले भाग में इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि, ध्यान से देखें, ये जो केंद्र आपने यहां निर्मित होते हुए देखे, याद रखें ये केंद्र या ये साइक्लोन चलते हुए इस प्रकार से चाहते हैं, यानी कि इनकी जो दिशा है ये इस पाथ को फॉलो करती है। ये होती है चक्र, जस्ट अ सेकंड मैं इसे डार्क कर दूं जिससे आप बाद में कंफ्यूज ना हो। याद रखिए चक्रवातों के प्रवाह की दिशा सीधी ना होकर ये इस प्रकार से कर्व के पाथ में होती है। तो याद रखिए कि जब कभी कोई चक्रवात चलता है तो वो
इस प्रकार से आते हुए हिट करता है। क्लियर? तो बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवात कभी कभार ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई चक्रवात जो है वो नीचे यहां कहीं बने, तो ये चलते हुए इस प्रकार से सीधा आ जाता है। क्लियर? तो यही कारण है कि आपको बंगाल की खाड़ी का ही चक्रवात गुजरात में हिट करता हुआ मिलेगा। तो याद रखें, ये जो है वो चक्रवात की या मैं कहूं साइक्लोन की दिशा है। और याद रखें कि ये पूर्व से पश्चिम परंतु उत्तर की ओर ये होती है। और यही कारण है कि आपको गुजरात वाले भाग में बंगाल की खाड़ी का ही साइक्लोन, बंगाल की खाड़ी का ही चक्रवात हिट करता हुआ दिखता है। तो याद रखें कि गुजरात वाले क्षेत्र में नो डाउट ये हमारे पश्चिमी घाट में आता है, परंतु ये भी सच है कि यहां जो साइक्लोन, यहां जो चक्रवात आता है, ये चक्रवात आता हमारे बंगाल की खाड़ी से ही है। क्लियर है बच्चों? आई थिंक आपको बेहतर तरीके से ये जो चीज है ये समझ में आ रही होगी। तो ये कुछ कारण थे कि क्या कारण है कि हमारे यहाँ साइक्लोन जो है वो इस प्रकार से देखने को मिलते हैं। अब ये भी याद रखें कि विश्व में इनका वितरण किस प्रकार का है। क्या कारण है कि दक्षिणी गोलार्ध में कम होते हैं और उत्तरी गोलार्ध में कम होते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा होते हैं। तो इसका मुख्य कारण है बच्चों, याद रखिएगा कि जो दक्षिणी गोलार्ध है, आप पाएंगे यहां स्थल खंड कम है तथा सागरों का विस्तार ज्यादा है। अब सागरों का विस्तार ज्यादा होने से ज्यादा प्लेसेस हैं, इसलिए ज्यादा साइक्लोन है। इसी प्रकार से क्या कारण है कि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में नहीं होते, पूर्वी भाग में होते हैं। तो एक कारण तो आपको शायद अब तक क्लियर हो चुका होगा कि साइक्लोन या चक्रवात चलते ही पूर्व से पश्चिम की दिशा में है, तो पश्चिम की दिशा में वो हिट करेंगे। एक कारण यह होता है और विद्यार्थी यही बस गलती कर जाता है। याद रखें, एक डायमेंशन और है, महाद्वीपों के जो पश्चिमी भाग हैं यहां आपको ठंडी जलधाराएं देखने को मिलती हैं। और याद रखिए, जब भी किसी स्थान पर ठंडी जलधारा होगी उस स्थान पर आपको नहीं दिखेगा क्या बच्चों? साइक्लोन। अब ठंडी जलधाराएं क्यों होती हैं, तो आप इसी प्लेलिस्ट में ऊपर जाएंगे, मैंने एक वीडियो बनाया है कि क्या कारण है कि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ही मरुस्थल होते हैं। या आप वैल्यू एडिशन वाली सीरीज में देखें कि क्या कारण है कि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ही मरुस्थलों का विकास होता है। इस चैप्टर को आप देखेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। याद रखें, इसी प्रकार से मैंने आपको बताया ITCZ के क्षेत्र में ही क्यों होता है, क्योंकि ITCZ जहां भी जाता है वहां तापमान बढ़ा देता है। अगर मैं आपको इसे जो है वर्ल्ड मैप में प्लॉट करना चाहूं तो ध्यान से देखिएगा, हम इस प्रकार से इसे जो है वो प्लॉट कर सकते हैं। यह है दक्षिण अमेरिका। याद रखें, इसी प्रकार से ये जो भाग आपको दिख रहा है यह है उत्तरी अमेरिका वाला भाग। इसी प्रकार से आपने ये ड्रॉ करा, ये कैलिफोर्निया वाला क्षेत्र है बच्चों। याद रखिए, इसे कैरेबियन सी बोलते हैं, इसे बे ऑफ हडसन बोलते हैं, इसे कहा जाता है कैलिफोर्निया की घाटी वाला भाग या गल्फ वाला भाग। इसी प्रकार से आप पाएंगे ये है अफ्रीका का क्षेत्र। इसी प्रकार से ये जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। अरब का प्रायद्वीप, ये जो है रेड सी होता है, इसे कहा जाता है गल्फ या खाड़ी देश। यह है हमारा ग्रेट इंडिया, इसे कहा जाता है स्थमस ऑफ क्रा, यानी कि क्रा का स्थल वाला भाग। याद रखें, ये चाइना वाला कंबोडिया वाला भाग है, ये कोरिया, ये कामचटका का प्रायद्वीप है, ये हमने रशिया बनाया। इसी प्रकार से स्मगलर्स का कॉन्टिनेंट अर्थात यूरोप वाला भाग, ये जो है वो नॉर्डिक नेशंस हैं। इसी प्रकार से ये आपको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है? अब यहां ध्यान देने योग्य बात है, याद रखिएगा कि जहां जहां मैं ये एरो बना रहा हूं यहां आपको देखने को मिलती हैं ठंडी जलधाराएं। तो ध्यान से देखिए, ये वाला भाग है, यहां एक ठंडी जलधारा है। क्लियर? इसे हम्बोल्ट कहा जाता है। इसी प्रकार से यहां पर भी आपको एक ठंडी जलधारा देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से आपको यहां पर भी एक ठंडी जलधारा देखने को मिलती है। यही कारण है कि आपको इन क्षेत्रों में देखने को नहीं मिलता क्या? चक्रवात। अगर मैं आपको प्लॉट करना चाहूं तो याद रखिए, इसी प्रकार से आप पाएंगे कि ये जो लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये लाइन होती है बच्चों बेसिकली ITCZ की लाइन। और याद रखिए, इसी ITCZ के क्षेत्र में, इसी अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में आपको विकास देखने को मिलेगा चक्रवातों का। परंतु जहां जहां पर आपको देखने को मिलेंगी
ठंडी जलधाराएं, वहां पर इसकी उपस्थिति देखने को नहीं मिलेगी। तो याद रखें, यह क्षेत्र है ITCZ का और यही है वो प्रोन एरिया या वो क्षेत्र जहां आपको ज्यादा साइक्लोन या ज्यादा चक्रवात देखने को मिलते हैं। जस्ट अ सेकेंड, इसे कहा जाता है ITCZ का क्षेत्र। क्लियर है? तो ये क्षेत्र है और यहीं पर आपको ज्यादा चक्रवात देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से आप समझा सकते हैं। तो आई थिंक आपको बेटर तरीके से चीजें समझ में आ चुकी होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम नेमिंग ऑफ साइक्लोन यानी कि साइक्लोन का किस प्रकार से नामकरण करा जाता है तथा साथ में इसका डिजास्टर मैनेजमेंट भी देखने वाले हैं। आई थिंक हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। आपके जो भी डाउट्स हो आप वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स जो है और आपके कमेंट्स जो है वो रीड करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।